नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो जो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने यह पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और उसके कुल कितने भाग होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुल कितने भाग होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुल 8 भाग होते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 8 भागों को एक एक करके 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं कि जो 8 भाग होते हैं उन सभी की डिटेल में उनकी परिभाषा क्या होती है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है और उसका यूज कब, कहाँ पे और कैसे किया जाता है। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड वीडियो है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या बोला जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में हम बोलते हैं शब्दभेद। ये हमने पहले ही बता दी है। फिर से एक बार याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुल कितने भाग होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुल 8 भाग होते हैं। ये पहले वीडियो में हमने बताया हुआ है। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पहला भाग होता है वो पहला भाग क्या है, नाउन है। पहला भाग क्या है, नाउन है। तो नाउन की हिंदी क्या होती है, संज्ञा होती है। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि मैंने कि संज्ञा किसे कहते हैं और उसका यूज कब, कैसे और कहाँ पे किया जाता है। तो पहले नाउन की डिफिनेशन क्या होगी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो नाउन की डिफिनेशन होगी वो क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो या स्थान हो, उसी का जो नाम होगा वही क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। तो आप सीधे सीधा ऐसा भी कह सकते हैं कि यानी कि दुनिया में जितनी भी क्या है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो या कोई भी स्थान हो, अपने आप में क्या होता है, हमेशा एक नाउन होता है। आपकी आंखों के सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो हमेशा क्या होगा, अपने आप में क्या है, एक संज्ञा। जैसे मेरे हाथ में क्या है, मार्कर है, तो ये क्या है, एक अपने आप में संज्ञा, क्योंकि क्या है, एक वस्तु। मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं क्या हूँ, एक व्यक्ति हूँ। व्यक्ति हूँ तो क्या है, मैं खुद ही क्या हूँ, एक संज्ञा हूँ। और क्या है, वो स्थान हो गया। स्थान मतलब यानी कि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, आप जिस जगह पे हो, जैसे कोई शहर हो गया, मतलब कोई भी स्थान हो गया, वो भी अपने आप में क्या कहलाएगा, एक संज्ञा कहलाएगा। सामने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो मोबाइल क्या है, एक वस्तु है, तो वस्तु भी क्या है, एक संज्ञा कहलाएगी। यानी कि कोई भी दुनिया में जो वस्तुएं हैं वो अपने आप में क्या है, एक नाउन है। आप सीधा सीधा ऐसे भी बता सकते हैं, मतलब कि जो आंखें को सामने आपको दिखाई दे रहा है वो अपने आप में क्या है, एक संज्ञा है। तो इसीलिए नाउन की डिफिनेशन यही कह रही है कि कोई भी क्या होगा, व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो या स्थान होगा, उसी का नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। तो एग्जाम्पल में जैसे क्या है, रमेश है। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल क्या है, रमेश है। तो रमेश क्या है, किसी एक व्यक्ति का नाम है। तो रमेश क्या हो जाएगा, एक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सोना है। सोना क्या है, एक वस्तु है। सोना क्या होता है, एक वस्तु होता है, तो वस्तु के अंतर्गत आएगा तो भी क्या कहलाएगा, एक नाउन कहलाएगा। अगला नंबर क्या है, प्रयागराज। प्रयागराज क्या है, प्रसिद्ध स्थान है। ये प्रसिद्ध हो या प्रसिद्ध ना हो, मतलब प्रयागराज क्या है, एक स्थान का नाम है जो किसी प्लेस को इंडिकेट करता है, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक नाउन कहलाएगा। तो सेकंड नंबर क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन को अगर हिंदी में देखा जाए तो क्या बोलते हैं, तो प्रोनाउन को हिंदी में बोला जाता है सर्वनाम। तो प्रोनाउन की डिफिनेशन क्या होती है कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। अब इसकी डिफिनेशन यही कह रहा है कि नाउन के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। अब नाउन के स्थान पे कैसे प्रयोग होगा, तो अभी एक एग्जाम्पल के साथ इन सभी की जो डिफिनेशन है, अभी एक सेंटेंस के माध्यम से हम इन सबको आसानी के साथ समझेंगे। पहले इनकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक सेंटेंस के माध्यम से सभी क्लियर हो जाएगा। तो मतलब कि जो शब्द होगा वो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस आपने यूज की, जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा, क्या कि रमेश स्कूल जाता है। सेंटेंस क्या है कि रमेश जो है कहाँ जा रहा हो, स्कूल जा रहा है। तो वाक्य में क्या होगा, रमेश क्या होगी, एक संज्ञा हो जाएगा। अब क्या हो गया, अब रमेश का यूज ना करके वहाँ पे किसका यूज कर दिया जाएगा, प्रोनाउन का यूज कर दिया जाएगा। रमेश को हटाकर जो शब्द यूज होगा वही क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। कौन कौन से शब्द होते हैं एग्जाम्पल में, जैसे ही मीन्स क्या होता है, वह क्या होगा, एक प्रोनाउन होगा। सी मीन्स भी हुआ होता है, वो फीमेल के लिए यूज होता है, तो वह भी क्या हो जाएगा, एक प्रोनाउन हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, यू माने यानी कि तुम, जैसे तुमको कहा जाए, आपको कहा जाए, किसी के लिए इंडिकेट करेगा जो संज्ञा के स्थान। जैसे अगर तुमको बुलाया जाता है तो तुम्हारा नाम लेकर बुलाया जाए तो क्या कहलाएगा, वो संज्ञा हो जाएगा। तुम्हारा नाम ना लेकर के किसी से बुलवा जाए कि तुमको उसको बुला लाओ, तो उसको बुला लाओ, तुमको बुला लाओ, तो क्या कहलाएगा, वो
प्रोनाउन कहलाएगा। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर है वर्ब। वर्ब की हिंदी क्या होती है? क्रिया। क्रिया का सीधा तात्पर्य होता है, क्रिया का मतलब होता है काम, यानी कि जो शब्द काम को इंडिकेट करेगा वही क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए तो उसे वर्ब कहा जाता है। तो क्रिया का मतलब ही यही होता है कि जिस शब्द से किसी क्या हो, काम का होना या कर न पाए, मतलब कोई ऐसा शब्द रहेगा जिस शब्द को से पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा काम हो रहा है। तो जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया? गो। गो मीन्स क्या होता है? जाना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है जाने का। तो गो शब्द से पता चलता है कि क्या हो रहा है? कोई काम हो रहा है। तो कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। और शब्द क्या है? राइट। राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। जैसे मान लीजिए मैं मार्कर से ऐसे यहीं पे अगर कुछ लिख रहा हूँ तो कौन सा कार्य हो रहा है? लिखने का कार्य हो रहा है। कि क्या कर रहा है वो? किसी कार्य को संबोधित कर, यानी कि कार्य की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि वो शब्द जो है ये बता रहा है कि ये कौन सा कार्य हो रहा है। तो राइट मीन्स हो गया लिखना। अगला शब्द है रीड। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। जैसे आप कोई भी बुक रीडिंग कर रहे हैं तो ये शब्द बताएगा कि कौन सा कार्य हो रहा है, यानी कि रीड करने का कार्य, यानी कि पढ़ने का कार्य हो। तब चलिए 3 डिफिनेशन हमने पढ़ा, उसके एग्जाम्पल का पढ़ा। अब हम चलते हैं एक सेंटेंस बनाएंगे। एक सेंटेंस के माध्यम से इन सभी को समझेंगे कि कैसे संज्ञा के स्थान पर प्रोनाउन आ जाता है, प्रोनाउन को हटा के संज्ञा आ जाता है, वर्ब क्या होता है एक सेंटेंस। तो जैसे यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? मोहन। ठीक, मोहन खाना खाता है। मोहन क्या कर रहा है? मोहन खाना खाता है। तो ये क्या है? हमारा एक वाक्य, एक यानी कि सेंटेंस है। अब देखिए मोहन क्या हो गया? अब इसी में आपको पहचानना है। ऐसे मोहन क्या है? मोहन किसी व्यक्ति वस्तु का नाम, व्यक्ति है, वस्तु या स्थान का नाम है। किसका नाम है? तो मोहन एक क्या है? व्यक्ति है। तो ये क्या हो जाएगा? एक अपने आप में हो जाएगा नाउन हो जाएगा। उसके बाद खाना भी क्या है? खाना खाता है। ये जो खाना हो गया, यानी कि जो चीज़ आप क्या कर रहे हो, उठा के खा रहे हो, वो खाना हो जाएगा। वो कि खाता जो हो जाएगा वो क्रिया, मतलब मुंह में आप ऐसे जब चबा रहे हो तो क्या हो जाएगा? एक क्रिया हो जाएगा। तो खाता क्या हो जाएगा? एक वर्ब हो जाएगा। ठीक ना। अब बचा क्या? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की डिफिनेशन यही होती है कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा। तो नाउन के स्थान पर जैसे मान लीजिए हमने मोहन को हटा दिया, ठीक ना। अब मोहन को हटा दिए तो उसके स्थान पर क्या लिख दिए? वह खाना खाता है। तो मोहन को रिप्लेस करके क्या आ गया? वह आ गया। तो वह क्या हो जाएगा? एक प्रोनाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से आप वाक्य के माध्यम से समझ सकते हो। तो चलिए अगला नंबर समझते हैं। अगला नंबर क्या है? तो आपका अगला नंबर है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो एडजेक्टिव को हिंदी में हम बोलते हैं विशेषण। तो विशेषण की डिफिनेशन क्या कहती है? कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वह एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो एडजेक्टिव की डिफिनेशन यही कह सकती है कि ऐसा शब्द होगा जो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा, वही क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। एडजेक्टिव का एग्जाम्पल क्या है? जैसे क्या हो गया? काला। तो जो काला शब्द है वो क्या, अगर किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो काला शब्द क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब काला जो शब्द है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कैसे बतलाएगा? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है या कोई जानवर है, उसकी विशेषता बतलाने के लिए ब्लैक शब्द का यूज किया जाता है ना। जैसे ब्लैक डॉग हो गया, ब्लैक कैट हो गई, क्या हो गया? ब्लैक काऊ हो गया। तो काऊ अपने आप में क्या है? एक संज्ञा है। और डॉग क्या है? अपने आप में एक संज्ञा है, बट उसके उस कैसा है? वो काला है। वो क्या है? सफ़ेद है। तो वो क्या बता रहा है? कि विशेषता बतला रहा है। तो वही शब्द क्या हो जाएगा? वो काला शब्द एक क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब विशेषता, मतलब नाउन की विशेषता बताई जा रही है कि जो काऊ है वो क्या है? ब्लैक है। जो गोट है वो क्या है? ब्लैक है, वाइट है, ब्राउन है। तो विशेषता बता रहा है। तो वही जो शब्द विशेषता बताएगा वही क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे क्या है? बुद्धिमान। अब बुद्धिमान है तो जैसे कोई भी व्यक्ति क्या है? बुद्धिमान है। तो क्या बोला जाएगा? उस व्यक्ति की क्या बता रहा है? वो विशेषता बता रहा है, यानी कि जो व्यक्ति है वो क्या है? बुद्धिमान है। इस तरह से आप कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे क्या हो गया? चालाक हो गया, मोटा हो गया, लंबा हो गया।
अब मोटा है, जैसे मोटा क्या बता रहा है, उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति क्या है, मोटा है। जैसे कोई पेड़ है जो काफ़ी ज़्यादा लंबा है तो उसकी विशेषता क्या हो जाएगी कि वो क्या है, लंबा है। तो जो शब्द ही क्या बताए, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, वही क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहलाएगा। जो और अगला शब्द क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया विशेषण। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द से ही देखने पे पता चल रहा है कि किसकी विशेषता बतलाएगा, क्रिया और विशेषण। तो जो शब्द क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताए। तो डिफिनेशन क्या है कि जो शब्द वर्ब, एडजेक्टिव तथा अन्य दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाते हैं वह क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द किसकी विशेषता बताएगा, वर्ब की विशेषता बताए, एडजेक्टिव की विशेषता बताए और तथा अन्य दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए, वही क्या कहलाएगा, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। एडवर्ब में देखो, एड मीन्स एडजेक्टिव, उसके बाद मीन्स क्रिया विशेषण हो जाता है ना। तो जो शब्द वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताए वही क्या कहलाएगा, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से तो समझेंगे तभी समझ में आएगा, डिफिनेशन से समझ में नहीं आएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, धीरे धीरे। एक तो धीरे धीरे है ना, तो जैसे धीरे है, धीरे क्या हो गया, एक वर्ब कहलाएगा ना। जैसे तुम बहुत, क्या हो रहा है, तुम धीरे धीरे चल रहे हो। तो धीरे धीरे चल रहे हो, तो चलना क्या है, चलना एक वर्ब है, बट कैसा चल रहे हो, धीरे धीरे चल रहे हो। तो जो चल रहे हो उसकी भी विशेषता बता रहा है कि तुम कैसे चल रहे हो, बहुत स्लो मोशन में चल रहे हो। अगर जैसे तुम बहुत तेज चल रहे हो ना, जैसे मान लीजिए वर्ब क्या हुआ, हंस रहे हो। वर्ब क्या है, हंसना क्या है, एक वर्ब है। बट वर्ब की विशेषता जो शब्द बताएगा वही एडवर्ब कहलाएगा। हंस रहे हो, बट कैसा हंस रहे हो, अगर तेज हंस रहे हो तो तेजी के साथ हंस रहे हो, तो जो तेज शब्द है वो क्या बताएगा, हंसने की विशेषता बतला रहे, तुम तेज हंस रहे हो। अगर स्लो हंस रहे हो तो क्या कर, तुम बहुत स्लो हंस रहे हो। उसके बाद क्या हो गया, बहुत सुंदर। अब सुंदर शब्द क्या है, सुंदर शब्द एक एडजेक्टिव यानी कि विशेषण है। जो सुंदर शब्द होता है वो किसकी विशेषता बतलाता है, किसी नाउन या प्रोनाउन। जैसे कोई व्यक्ति है, सुंदर है ना, कोई जानवर एनिमल है, वो भी क्या है, एक सुंदर है। कोई स्थान कहते हैं ना, बहुत सुंदर है। बट स्थान तो पहले क्या होता है, सुंदर होता है। अगर बहुत सुंदर मतलब उसकी और ज़्यादा तारीफ करी जा रही है, जब और ज़्यादा तारीफ करी जाती है तब वो क्या कहलाता है, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। सुंदर तो है बट कैसा है, बहुत सुंदर है। तो बहुत सुंदर शब्द क्या कहलाएगा, वो एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण कहलाएगा। अगला एग्जांपल है बहुत अच्छा। कोई भी व्यक्ति है, वस्तु, मतलब कोई भी चीज़ अच्छा कहेंगे ना, बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, वो स्थान बहुत अच्छा है। अच्छा तो है, ठीक ना, अच्छा है, मगर जब उसमें और बढ़ा चढ़ा के किया जाए कि बहुत अच्छा है, जब बहुत अच्छा हो जाता है तब बहुत अच्छा शब्द क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा, माने कि क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला शब्द है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स संबंध बोधक। प्रीपोजिशन शब्द का तात्पर्य है कि संबंध का बोध कराएगा, यानी कि जो शब्द क्या होगा, संबंध का बोध कराएगा। इसका डिफिनेशन क्या है कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर अन्य दूसरे नाउन या प्रोनाउन में संबंध बतलाते हैं, क्या है, यही शब्द है संबंध। यानी कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर अन्य दूसरे नाउन या प्रोनाउन यानी अन्य दूसरे प्रोनाउन में संबंध बतलाते हैं, वह शब्द ही क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक कहलाता है। अगर डिफिनेशन को बारीकी से समझेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो एग्जाम्पल से तो आसानी से समझ में आ ही जाएगा। एक बार इसको बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं। डिफिनेशन क्या कह रहा है कि जो शब्द क्या किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर अन्य दूसरे नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन जो शब्द है वो कितनी बार आ रहा है डिफिनेशन में, दो बार आ रहा है। जब दो बार आ रहा है तो यानी कि जो इसका यूज होगा सेंटेंस में तो भी कितनी बार आएगा, वो भी क्या आएंगे, दो बार आएंगे। तभी तो क्या होगा कि जो शब्द नाउन और प्रोनाउन होगा उससे पहले प्रयुक्त हो जाएगा अन्य दूसरे नाउन या प्रोनाउन की, यानी कि जो शब्द आएगा वो दो या तो नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन रहेगा, उन दोनों के बीच में ये शब्द ऐसे आ जाएगा।
तो जो नाउन और प्रोनाउन के सब बीच में कोई शब्द आएगा वही क्या कहलाएगा, संबंध बोधक कहलाएगा। ठीक ना। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, पर या ऊपर, पर या ऊपर हो गया, सामने हो गया, साथ हो गया। ये तो एग्जाम्पल है, ऐसे सिंपल से हो गया। अब इसका यूज देखिए, जैसे सामने है, साथ है ना। तुम जा रहे हो ना, जैसे तुम जा रहे हो, तुम कहीं पे जा रहे थे तो किसी के साथ अगर जा रहे थे तो तुमको बोलने में और उस अगला व्यक्ति जो होगा उसको बोलने के बीच में कोई शब्द यूज होगा वही क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा। मतलब तुम्हारे और उसके बीच में जो शब्द संबंध बताएगा वही क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा ना। ही जैसे अब तुम किसी के साथ जा रहे हो, जैसे सामने हो, किसी के सामने खड़े हो, जैसे तुम्हारे सामने कोई भी क्या है, वस्तु है, व्यक्ति है, वह स्थान है, तो तुम्हारे और उस व्यक्ति है, वह वस्तु है, स्थान, मतलब तुम्हारे और नाउन के बीच में जो शब्द संबंध बताएगा वही क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा ना। जैसे क्या है, मेरे सामने पंखा है, ऐसे बोल रहे हैं, जैसे मेरे सामने पंखा है, मेरे मतलब यानी कि मैं प्रोनाउन हो गया, पंखा है नाउन हो गया, तो मेरे और पंखे के बीच में क्या शब्द आ रहा है, सामने शब्द आ रहा है, तो सामने ही क्या कहलाएगा, वो प्रीपोजिशन कहलाएगा ना। तुम उसके साथ जाते हो, मतलब तुम रमेश के साथ जाते हो, तुम रमेश के साथ जाते हो, तुम्हारे और रमेश के बीच में किसका बोध हो रहा है, तो किसके साथ जा रहे हो, साथ रमेश के जा रहे हो, तो तुम्हारे और बीच में जो जोड़ने का कार्य हो रहा है, साथ को जोड़ने, साथ है जो जोड़ रहा है ना। तुमको और रमेश को जो शब्द जोड़ रहा है वो कौन सा शब्द है, मतलब यानी कि तुम उसके साथ जाते हो, तुम दोनों के बीच में वो संबंध बता रहा है, तो वही क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा। जैसे क्या है, ऊपर शब्द है, तो ऊपर शब्द का तात्पर्य हुआ कि जैसे तुम हो, तुम्हारे ऊपर और कोई वस्तु है या व्यक्ति है, तो तुम्हारे और उसके बीच में जो संबंध शब्द बताएगा वही, जैसे तुम मेरे ऊपर हो ना, तुम मेरे ऊपर, किताब मेरे सर के ऊपर है, तो किताब मेरे सर के ऊपर है, तो किताब और जो मेरा सर है उसके बीच में क्या है, ऊपर शब्द आ रहा है, तो वही क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा। यानी कि आप ऐसा सीधा भी बोल सकते हैं कि जो शब्द के क्या करें, जो शब्द दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में क्या बतलाए, संबंध बतलाए, वही क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से भी हमने समझाया भी। तो इस तरह से आप एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन को आसानी के साथ बाय डिफिनेशन और एग्जाम्पल आसानी के साथ आप समझ सकते हो। इसका यूज किस तरह से किया जाता है, जैसे कोई नॉर्मल सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें से आपको बोला जाएगा इसको अलग अलग करके लिखिए कि जो सेंटेंस दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द एडजेक्टिव है, कौन सा शब्द एडवर्ब है, कौन सा शब्द प्रीपोजिशन है, नाउन है, वर्ब है, तो ऐसे अलग अलग करके लिखना रहता है। बाकी इसका यूज और कहीं पे ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से आप इसको आसानी के साथ याद कर सकते हैं। तो चलिए अगले नंबर की तरफ चलते हैं। तो अगला नंबर यानी कि 7वां भाग क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो कंजक्शन को हिंदी में बोला जाता है समुच्चय बोधक। तो जो इसकी डिफिनेशन है, क्या कह रहा है कि जो शब्द दो शब्दों या दो उपवाक्यों को जोड़कर एक बड़ा वाक्य बनाता है वह कंजक्शन कहलाता है। कंजक्शन की डिफिनेशन यही कह रही है कि जो ऐसा शब्द होगा जो क्या करेगा, दो शब्दों को जोड़ेगा या दो उपवाक्यों को जोड़ के एक बड़ा सा वाक्य बनाएगा, वही शब्द क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे और हो गया, कि, क्योंकि, यदि, आदि। अब एग्जाम्पल से तात्पर्य है जैसे और शब्द हो गया, और शब्द में क्या कहे, और शब्द को क्या करता है कि दो शब्दों को जोड़ता है या दो उपवाक्यों को जोड़ता है। जैसे शब्द और उपवाक्य, तो इनको जोड़ने का कार्य और करता है। जैसे क्या करता है, रमेश और मोहन दोनों प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, तो रमेश अब मोहन के बीच में कौन सा शब्द आ रहा है, तो और शब्द आ रहा है, तो इनको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, तो वो एक और बड़ा वाक्य बन रहा है ना। तो ये क्या करते हैं कि दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं। की अगला शब्द है की। अब की शब्द क्या करता है कि ये भी क्या करेगा, दो शब्दों या दो उपवाक्यों को जोड़ेगा। जैसे टीचर ने कहा कि तुम पढ़ने में कमज़ोर हो। अब टीचर ने कहा, ये क्या हो गया, एक उपवाक्य हो गया, पढ़ने में कमज़ोर हो, ये भी क्या हो गया, एक उपवाक्य हो गया। छोटे छोटे वाक्य हैं, क्या है, छोटे छोटे वाक्य हैं, बट इनको क्या करेगा कि बीच में आके मतलब इन दोनों वाक्यों को क्या करेगा, जोड़ के एक बड़ा वाक्य बनाया कि टीचर ने कहा कि तुम पढ़ने में बहुत
कमज़ोर हो। तो क्या कर रहा है, दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है। अगला शब्द है क्योंकि। अब क्योंकि देखो इसी एग्जाम्पल में इसको भी देखिए, तुम पढ़ने में कमज़ोर हो क्योंकि तुम घर पर पढ़ते नहीं हो। तुम पढ़ने में कमज़ोर हो एक क्या है, एक वाक्य है, और घर पर पढ़ते नहीं हो ये भी क्या है, एक वाक्य है। तो तुम पढ़ने में कमज़ोर हो क्योंकि तुम घर पर पढ़ते नहीं हो। तो क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सा वाक्य बना रहा है, क्योंकि शब्द दोनों वाक्यों को जोड़ दे रहा है, तो एक बड़ा सा वाक्य बन रहा है। यदि तुम वहाँ ना जाते तो ऐसा ना होता। तो क्या करते हैं, कंजक्शन का मतलब क्या है, समुच्चय यानी कि समूह का बोध कराते हैं। किसी क्या करेंगे, जो अलग अलग बिखरे रहेंगे वाक्य उनको आपस में जोड़ के एक बड़ा सा वाक्य बना देंगे, वही क्या कहलाते हैं, कंजक्शन कहलाएंगे। तो इसमें शब्द से मतलब होता है कि कौन कौन से शब्द ऐसा कार्य करते हैं। तो आपको डिफिनेशन तो याद ही रखना है, बट मेन क्या है, इसके एग्जाम्पल है। आपको कहीं भी अगर दिया जाएगा तो इसमें डिफिनेशन नहीं, कहीं पे डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है। डिफिनेशन तो खाली एक यानी कि माध्यम है कि शब्दों को समझाने के लिए। बट अगर आपको कहीं पे दिया जाएगा, आपकी जो अगर इसकी कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो जो शब्द हैं यही शब्द की ज़रूरत पड़ेगी कि कौन कौन से शब्द हैं जो वाक्यों को जोड़ करके एक बड़ा वाक्य बनाते हैं। प्रीपोजिशन अभी हमने पीछे पढ़ा है, एडवर्ब पढ़ा है, एडजेक्टिव पढ़ा है। तो उन शब्द में जो इसके एग्जाम्पल आए थे, जो शब्द आए थे, उसी की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं पे ऐसा नहीं किया जाए कि एडजेक्टिव की डिफिनेशन लिखिए, तो ये ऐसा नहीं पूछा जाता है। वो तो खाली एक माध्यम है समझाने के लिए। तो अगला शब्द है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की हिंदी क्या होती है, विस्मयादिबोधक। तो इंटरजेक्शन की डिफिनेशन क्या कहता है कि जो शब्द हृदय में, इसको ध्यान रखिएगा, हृदय में और क्या होगा, आकस्मिक, ये दो शब्द याद रखिए। जो शब्द हृदय में आकस्मिक भाव को प्रकट करते हैं वह इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इसमें दो शब्द आया, क्या, एक शब्द आया हृदय आया, एक शब्द आया आकस्मिक भाव। तो इससे तात्पर्य यही होता है, जैसे आप मान लीजिए कोई भी खबर अचानक सुनते हैं, एकाएक सुनते हैं, तो इंटरजेक्शन से वही तात्पर्य होता है कि जब हमें कोई खबर अचानक या एकाएक सुनाई देगी तो हमारे मुख से जो आवाज़ निकलती है वही क्या कहलाते हैं, वह शब्द ही, मतलब हमारे मुख से जो आवाज़ निकलता है यानी कि जो शब्द निकलता है वह शब्द ही क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या होता है, अरे, वाह। तो इस तरह से आप और ये जो लिखा गया क्या है, विस्मयादिबोधक का चिन्ह है, यानी कि विस्मयादिबोधक का साइन होता है। अगर विस्मयादिबोधक शब्द कहीं पे लिखे जाते हैं तो उसके साथ ये वाला जो साइन है इसका यूज हम जरूर करते हैं। बिना इसके आप विस्मयादिबोधक अगर शब्द लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए विस्मयादिबोधक चिन्ह और इसको लिखना कभी ना भूलें। विस्मयादिबोधक लिखते समय इसका यूज जरूर करें। तो इंटरजेक्शन से तात्पर्य यही होगा कि जैसे हम कोई भी खबर आकस्मिक हृदय में ना, कुछ भी खबर आप अचानक सुनते हो तो क्या होता है, हृदय में एक भाव प्रकट होता है। अगर अच्छी खबर है तो अच्छे भाव प्रकट होंगे, खराब खबर है तो खराब भाव प्रकट होंगे। तो उसके सुनने के बाद जो अचानक मुँह से निकलता है, जैसे कहीं पर कुछ घटना होगी, अरे, तो अरे शब्द क्या है, एक विस्मयादिबोधक शब्द, यानी कि हृदय में आकस्मिक होने वाले भाव को प्रकट कर रहा है। हमने अचानक सुना, वाह, बहुत अच्छा ना, वाह वाह। जैसे कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके लिए क्या शब्द निकलता है, अच्छा, वाह। तो यानी कि जो शब्द एक खबर सुनने के बाद हमारे मुख से जो शब्द निकलेंगे वही शब्द ही क्या कहलाएंगे, इंटरजेक्शन कहलाएंगे। तो इस तरह डिफिनेशन के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से आप इनको आसानी से याद रख सकते हो। शब्दों को आपको खाली शब्द ही दिए जाएंगे कहीं पे लिखने के लिए, ना कि इसकी डिफिनेशन दी जाएगी। तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुल 8 भाग को डिटेल में पढ़ा। पहला भाग क्या था, नाउन था, और दूसरा भाग क्या था, प्रोनाउन था। हमने इसको भी अच्छे से जाना। फिर वर्ब को पढ़ा, फिर एडजेक्टिव को पढ़ा, एडवर्ब को पढ़ा, और किसको पढ़ा, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इस तरह से हमने 8 भागों को बाय डिफिनेशन और बाय एग्जाम्पल आसानी से पढ़ा। तो इस तरह से हमने 8 भागों को बाय डिफिनेशन और उसको एग्जाम्पल पूरी अच्छे से एग्जाम्पल और वाक्यों के माध्यम से हमने समझा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 भाग होते हैं उनकी डिफिनेशन, उसका एग्जाम्पल आप आसानी के साथ पढ़ सकते हो और याद कर सकते हो। और हमेशा के लिए जो आपके मन में कन्फ्यूजन था, जो शब्दों को लेकर कन्फ्यूजन था, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुल 8 भाग होते हैं, हमने 8 भागों को
आपको आसानी से डिटेल में बताया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप 8 भागों को अच्छे से पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगर हाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर के आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका हम सलूशन आप लोगों को तो जल्द से जल्द पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।